नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। यूपीएससी की एग्ज़ाम, खासकर आईएएस प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की एग्ज़ाम की हम लोग बात कर लें तो पूरा का पूरा देखिए, यह कोई 100 मीटर का दौड़ नहीं है, बल्कि एक मैराथन का दौड़ है जो कि आपको निरंतर यहाँ पे चलते रहना पड़ेगा और उसके लिए बहुत अधिक जो स्टेमिना की जो ज़रूरत होती है, यही यहाँ पे चाहिए होता है। और वो स्टेमिना कहीं न कहीं एक पेशेंस के रूप में आप समझ सकते हैं। निरंतर आपको यहाँ पे धीरे धीरे आपको चलते रहना होगा, कहीं आपको रुकना नहीं होगा, तभी जाके यूपीएससी एग्ज़ाम या फिर आईएएस एग्ज़ाम, जो भी बड़े एग्ज़ाम है, यहाँ पे इस चीज़ को आप क्रैक कर पाएंगे। अब इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे देख पा रहे हैं, यूपीएससी सिलेबस को लेके खासकर 2023 और 24 हो गया या फिर अदर फर्दर जो भी यहाँ पे आने वाले दिनों में जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उन लोगों के लिए यह क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, ताकि आप थोड़ा इस यूपीएससी के नेचर को यहाँ पे समझ पाए कि आखिर यूपीएससी आपसे डिमांड क्या करता है, कौन सी स्ट्रेटजी अपना के, ठीक है, आप इस एग्ज़ाम को यहाँ पे क्रैक कर सकते हैं। पूरा का पूरा इस चीज़ को हम डिटेलिंग करने का प्रयास करेंगे यहाँ पे। खासकर स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 है। इसके अलावा और भी कुछ महत्वपूर्ण सवालों को मैंने लेने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से जीरो से शुरुआत हम कर सकते हैं, भी बिल्कुल यहाँ पे इनिशियल लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं। बुक लिस्ट प्लस नोट्स कैसे बनाएं, इसके अलावा क्या घर बैठे तैयारी कर सकते हैं, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है यहाँ पे, ठीक है। वैसे स्टूडेंट के लिए जो किसी कारणवश या फिर आर्थिक संसाधनों की कमी की वजह से बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं, बहुत सारे स्टूडेंटों को जो यहाँ पे बाहर आने में सक्षम नहीं है, तो यहाँ पे भी हम लोग थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे। और यहाँ पे अब बात आती है यहाँ पे कि कट ऑफ कितना जाता है, जो कि आम तौर पर आप लोग हर साल, ठीक है, इससे फेस करते होंगे, देखते ही होंगे। तो उसे भी हम लोग कम से कम 500-600 मैंने 5-6 सालों का जो कट ऑफ है, उसको भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। अपने सपने को पूरा करने के लिए बिल्कुल ही इस क्लास को, ठीक है, फॉलो करते चलिए, अच्छे से देखिए, बहुत आपको हेल्प मिलने वाली है। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी क्यूरी है तो व्हाट्सअप करें, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग यूपीएससी के एग्ज़ाम के नेचर को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए 3 चरण में इसका एग्ज़ाम यहाँ पे लिया जाता है। पहला चरण है यहाँ पे प्रीलिम्स। प्रीलिम्स की बात करें यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे 2 पेपर होता है। एक तो होता है पेपर 1 होता है, दूसरा होगा यहाँ पे पेपर 2 होगा, ठीक है। पेपर 1 अगर देखेंगे तो बिल्कुल ही ऑब्जेक्टिव नेचर का यहाँ पे गोला भरने वाला सिस्टम यहाँ पे होगा। और ये पेपर 1 का जो एग्ज़ाम के जो टेन्यूर होगा, यहाँ पे जो समय होगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 2 घंटे का। 2 घंटे में आपको इसमें 100 जो प्रश्न होगा आपको करना होगा, ठीक है। वहीं जो सेकेंड जो पेपर है यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सी सेट जिसको बोला जाता है, सी सेट, ये भी 2 घंटे का होगा और ये भी बिल्कुल ही ऑब्जेक्टिव बेसिस पे ही होगा। और इसमें टोटल जो प्रश्न होगा 80 प्रश्न होगा। दोनों की एक खास बात ये है यहाँ पे कि बाकी जैसे बीपीएससी वगैरह में निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, लेकिन यूपीएससी में निगेटिव मार्किंग का पूरी तरीके से प्रावधान किया गया है। और वो निगेटिव मार्किंग है यहाँ पे दोनों ही पेपर में देखेंगे तो 1/3। 1/3 का सिंपल सा मतलब है, अगर एक क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है, तो पूरा जो मार्क होगा, जिसे यहाँ पे जो मार्क मिलेगा 2 नंबर मिलेगा। और या आप यहाँ पे 1/3 का मतलब है कि 3 अगर क्वेश्चन आप गलत करेंगे तो आपके एक क्वेश्चन का जो मार्क है पूरी तरीके से चला जाएगा। तो आप समझ पा रहे होंगे, ये हो जाता है पूरा प्रीलिम्स वाला पार्ट। अब दूसरा जो पार्ट होता है, देखिए मेंस का पार्ट होता है। मेंस में यहाँ पे अगर देखा जाए तो कुल जो टोटल जो मार्क्स होता है यहाँ पे 1750 नंबर का होता है। और टोटल जो पेपर होता है, ध्यान रखिएगा, 9 पेपर होगा इसमें। 9 पेपर में इसमें 2 ऐसा पेपर होगा जो एक कह सकते हैं कि लैंग्वेज पेपर के रूप में, एक इंग्लिश पेपर के रूप में। 2 यहाँ पे पूरी तरीके से कंपलसरी होता है, तो 2 को हटा ही देते हैं क्योंकि उसका मेरिट में नंबर यहाँ पे नहीं जुड़ता है। तो बचा 7, 9 में से यहाँ पे 2 घटा देंगे तो बचा 7। यही जो 7 जो पेपर होगा, ठीक है, इसी का मेरिट यहाँ पे जुटेगा। और यही 7 जो पेपर का जो पूरा जो मार्क्स होगा, ध्यान रखिएगा, 1750 होगा। तीसरा जो स्टेज होगा, देखिए इंटरव्यू का पोर्शन होगा। इंटरव्यू व्यक्तिगत, ठीक है, परीक्षण जो भी आपका कितने अच्छे तरीके से आप लोगों ने प्री मेंस की तैयारी किया है, कितना एनालिसिस, कितना सहज हो के आपने किया हुआ है, ठीक है, कितनी समझ है, पूरा एक व्यक्तिगत परीक्षण के रूप में होता है। यहाँ पे अगर टोटल अगर मार्क्स की बात करें तो 275 होता है, ध्यान रखिएगा 275।
अब यहाँ पे देखिए मेरिट कैसे बनता है, तो प्रीलिम्स में जो क्वालिफाई करेगा, ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स में जो क्वालिफाई करेगा सिर्फ और सिर्फ पहला पेपर में क्वालिफाई करना होता है, जिसको हम लोग जनरल स्टडीज़ के पेपर के रूप में जानते हैं। अर्थात यहाँ पे मात्र आपको 200 नंबर का जो पेपर होगा इसी में क्वालिफाई करना होगा। दूसरा जो पेपर है सीसैट का, वो ध्यान रखिएगा बिल्कुल एक पासिंग मतलब क्वालिफाइंग नेचर का है। वहाँ पे आपको सीसैट में 200 में ध्यान रखिएगा 33% मैंने 200 का 33% निकालेंगे तो लगभग आपको 66-67 नंबर, ध्यान रखिएगा लगभग 67 नंबर के आपको इक्विवेलेंट यहाँ पे लाना होगा। लेकिन ये मैंडेटरी है, ध्यान रखिएगा, ये 33% मीन्स सीसैट में 67 नंबर 66 नंबर जो भी है यहाँ पे आना ही चाहिए, तभी जाके आपका जीएस में, ठीक है, जो भी मेरिट होगा उसके लिए आप एलिजिबल होंगे। अदरवाइज जीएस में आप 200 में 200 ला लें, अगर यहाँ पे अगर आप फेल हो जा रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है, आपका मेरिट लिस्ट में कभी नाम नहीं आएगा। अब यहाँ पे इस 200 में ध्यान रखिएगा, 200 में अभी जो कट ऑफ है, देखिए जनरल का जो कट ऑफ है बहुत 100 के नीचे ही आ रहा है, क्योंकि विगत 2-3 सालों से प्रश्न का जो नेचर है काफ़ी डायनेमिक हो गया है, तो इसे आपको समझना होगा। बाद में हम लोग देखेंगे कट ऑफ मार्क वगैरह में इसको समझने का प्रयास करेंगे। बस प्रीलिम्स का यही खेल ख़त्म हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट, खासकर जितने भी सीटें होती हैं उसके 10 गुना के आसपास जो स्टूडेंट मेंस के लिए सेलेक्ट होंगे। अब मेंस में जो एग्ज़ाम देंगे, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मेंस में जो एग्ज़ाम देंगे जितने भी सीटें रहेगी, या फिर कह सकते हैं कि जितना भी मेंस में एग्ज़ाम देंगे यहाँ पे, ठीक है, उस नंबर ऑफ कैंडिडेट जो होता है, जितने भी लोग सेलेक्ट होंगे उसके 4 गुना के आसपास यहाँ पे सेलेक्ट होंगे। ये हो जाएगा मेंस और इंटरव्यू। अब मेंस और इंटरव्यू को लेके यहाँ पे ध्यान रखिएगा, फाइनल जो रिजल्ट मेरिट जो बनता है इसी फाइनल से ही यहाँ पे बनता है। अब मेंस में 1750 में से आपने कितना लाया है, यहाँ पे एक कट ऑफ निर्धारित होगा, कट ऑफ पूरी तरीके से तय होगा, जो आमतौर पर देखा जाए तो 800 प्लस ही होता है, 800, 850, कभी कभी 900, ठीक है। तो जो उतने मार्क्स लेके आएगा 1750 में, वो जाके इंटरव्यू में मैंने यहाँ पे, ठीक है, आके सिलेक्ट होगा, इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होगा, और इंटरव्यू में फिर 275 में जितना भी स्कोर होगा दोनों को मिला के फाइनल स्कोर यहाँ पे आएगा, ठीक है। टॉपरों का आमतौर पर लगभग देखा जाए तो 1100 के आसपास यहाँ मार्क्स यहाँ पे होता है। फाइनल भी हम लोग आगे चल के कट ऑफ मार्क पूरा हम लोग देखेंगे। तो ये था, देखिए कि किस प्रकार से सिलेक्शन का जो प्रोसेस होता है, इसको मैंने यहाँ पे आप लोगों से बताने का प्रयास किया। अब चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखने का प्रयास करते हैं प्रीलिम्स में पेपर 1 और पेपर 2 के सिलेबस को, कि आखिर वास्तव में यहाँ पे पूछा क्या क्या जाता है। तो देखिए पेपर 1 में अगर यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। इसको मैं एक शब्द में अगर मैं बोलूँ तो इसको आप करेंट अफेयर के रूप में आप इसे जान सकते हैं। करेंट अफेयर जो भी नेशनल इवेंट है, नेशनल में पूरा का पूरा है, भारत में क्या हो रहा है या फिर किसी विशेष राज्य में कौन सी स्कीम यहाँ पे चलाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महत्व का मतलब यहाँ पे इंटरनेशनल हो गया, पूरा ग्लोबली यहाँ पे हो गया है कि कहीं पे, जैसे अभी यूक्रेन का मुद्दा काफ़ी चर्चा में चल रहा है, यूक्रेन के साथ साथ, ठीक है, और भी बहुत सारी जो घटनाएं हैं इंटरनेशनल रिलेशन की घटनाएं, ठीक है, कहीं न कहीं कुछ यहाँ पे चेंज आ रहा है, जैसे कोरोना हो गया, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको समझते चलना है। दूसरा नंबर 1 है यहाँ पे भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। देखिए बस सिलेबस में इतना ही दिया गया है यूपीएससी का। अब यही से प्रश्न बन जाएगा, भारत के इतिहास में सारा का सारा जो पार्ट है, खासकर एंशिएंट, मिडेवल, मॉडर्न, सब यहाँ पे पूछ लिया जाएगा। इसीलिए यहाँ पे मैं यहाँ पे एक शब्द में लिख रहा हूँ हिस्ट्री, ध्यान रखिएगा हिस्ट्री। जनरली यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्नों की संख्या काफ़ी यहाँ पे अधिक होती है, इसीलिए मॉडर्न हिस्ट्री को बहुत अच्छे से यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत होती है। तीसरे नंबर पे यहाँ पे देख पा रहे हैं भारत और विश्व का भूगोल, ठीक है। इसमें वर्ल्ड एवं, ठीक है, वर्ल्ड मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी होता है, जिसको फिजिकल ज्योग्राफी के रूप में भी आप, ठीक है, जानते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी हो गया, ठीक है। भारत और विश्व का यहाँ पे भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, भूगोल, तीनों के तीनों यहाँ पे देख पा रहे हैं भूगोल के एस्पेक्ट को यहाँ पे लिया जा रहा है कि इसका यहाँ पे, ठीक है, क्या अभिप्राय यहाँ पे हो सकता है। तो इसको एक शब्द में मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ कि पूरा पूरा जियोग्राफी का जो संबंध है यहाँ पे, ठीक है, तो इसमें कहना कोई गलत नहीं होगा। अब यहाँ पे भी मैपिंग वगैरह का जो पोर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मैप बहुत अच्छे से यहाँ पे इस जियोग्राफी के अंतर्गत क्लियर होना चाहिए। हर साल देखेंगे तो 1 से 2 प्रश्न मैप से ही दिया रहता है, तो पूरा, ठीक है। आगे मैं बुक भी आपको बताने वाला हूँ कि मैप के लिए कौन से बुक को यहाँ पे फॉलो करना चाहिए, किस प्रकार से प्रैक्टिस करना चाहिए। चौथे नंबर पे है यहाँ पे भारतीय राजनीति और शासन। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, सार्वजनिक नीति हो गया, अधिकार मुद्दे,
यहाँ पे पूरा का पूरा ठीक है पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में इसको यहाँ पे देखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पॉलिटी, एक शब्द यहाँ पे पॉलिटी, इतना में सारा का सारा जो चीज़ें हैं प्रीलिम्स के लिए यहाँ पे कवर हो जाएगी। 5वें नंबर पे है यहाँ पे आर्थिक और सामाजिक विकास। इसमें देख पा रहे हैं यहाँ पे सतत विकास हो गया, गरीबी, समावेश, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र का पहल। इसमें 2 चीज़ें ध्यान रखिएगा, आर्थिक और सामाजिक विकास, अर्थात यहाँ पे इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स प्लस यहाँ पे सोशल यहाँ पे डेवलपमेंट की हम लोग बात करें तो बिल्कुल एक करेंट से यहाँ पे अपडेटेड होता है। और इकोनॉमिक तो ऑलरेडी अगर देखा जाए तो करेंट का ही पूरा पोर्शन माना जाता है, क्योंकि जो भी यूपीएससी में जो भी ट्रेंड रहा है आज तक आमतौर पे देखेंगे तो ट्रेडिशनल प्लस जो भी वर्तमान में जो करेंट जो भी घटनाएँ हैं, जो भी इवेंट है, यहाँ पे दोनों को मिला के यहाँ पे पूछा जाता है, तो इसीलिए ये भी बहुत ज़रूरी है। 6ठे नंबर पे यहाँ पे आप थोड़ा सा देखिए, पर्यावरण परिस्थितिकी, यहाँ पे जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन पर सामान्य मुद्दे जिनके लिए विषय विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है, इसी को यहाँ पे बोला जाता है इन्वायरमेंट का सेक्शन बोला जाता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स में यहाँ पे आईएएस का एग्जाम तो होता ही होता है, उसी प्रीलिम्स में देखेंगे तो आईएफएस का भी एग्जाम होता है, जिसको हम लोग इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के नाम से भी जानते हैं। अब उसमें क्या होगा कि देखिए उसका भी प्री साथ ही में होता है, मेंस दोनों का अलग अलग होता है, ध्यान रखिएगा, आईएफएस का और आईएएस का। ठीक है, तो मेंस अलग अलग होता है लेकिन प्रीलिम्स साथ में होता है। तो चूंकि यह फॉरेस्ट्री का सब्जेक्ट है और चूँकि वे भी लोग यहाँ पे बैठते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि इसमें प्रश्नों की संख्या अधिक रहेगी। इसीलिए आमतौर पे देखे होंगे, ठीक है, तो लगभग इन्वायरमेंट से लगभग 12, 14, 15 हर साल यहाँ प्रश्न होता ही होता है। तो इसीलिए यहाँ पे इसको मैं लिख ले दे रहा हूँ यहाँ पे इन्वायरमेंट। ठीक है, 7वां नंबर पे हो जाएगा यहाँ पे सामान्य विज्ञान, मतलब इसको जनरल साइंस के रूप में, जनरल साइंस कह लीजिए या फिर इसको साइंस टेक के रूप में भी समझ सकते हैं। इसमें जो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत एक रॉकेट साइंस के लेवल पे होता है, बल्कि ये भी पूरी तरीके से आम जो हमारे लाइफ में जो यूज हो रहा है, नई नई जो टेक्नोलॉजी का जो खोज हो रहा है, वैसे चीज़ों से यहाँ पे प्रश्न जनरली यहाँ पे पूछा जाता है। तो ये पूरा हो गया। देखिए पेपर 1 का सेगमेंट यही है, प्रीलिम्स का जो सिलेबस है आपको अच्छे से यहाँ पे स्टडी करना होता है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे पेपर 2 में, जो कि खासकर हिंदी बेल्ट के स्टूडेंट के लिए बहुत ही आजकल समझ रहे हैं ना, एक लक्ष्मण रेखा की तरह ये साबित हो रहा है, पार ही नहीं हो रहा है। ठीक है, और नहीं होने का कारण यही है कि सीसेट बिल्कुल एक हाथी की तरह है, हाथी की तरह है, जिसमें कि ब्लाइंड लोग होते हैं ना, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कि कोई अंधा आ रहा है, कोई गूंगा आ रहा है, कोई बहरा आ रहा है। ठीक है, तो अलग अलग रूप से यहाँ पे इस हाथी को यहाँ पे प्रिडिक्शन करने की कोशिश करते हैं। अब सोचिए एक अंधा आदमी आएगा, हाथी की पूंछ पकड़ लेगा तो क्या कहेगा कि भाई हाथी बहुत लंबा है, सूंड, उसका सूंड जो होता है उस पूंछ, ठीक है, पकड़ लेगा तो बोलेगा कि भाई हाथी बहुत लंबा है। बहरा आदमी आएगा उसी तरीके से, समझ रहे हैं ना, मतलब ये अलग अलग जो लोग यहाँ पे आएंगे, ठीक है, वही हाल हो जाता है इसी साइड के लिए, जितने लोग उतना अधिक यहाँ पे प्रिडिक्शन होता है, लेकिन आपको किसी की बातों पे नहीं आता है, मैंने आना है। ठीक है, अगर आपका इंजीनियरिंग मेडिकल बैकग्राउंड अगर नहीं है तो बिल्कुल आपको यहाँ पे मेहनत करने की ज़रूरत होती है, और अच्छे से मेहनत करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है। जैसे कि कॉम्प्रिहेंशन बहुत हद तक इसमें आपको, ठीक है, मदद कर सकता है, अच्छे खासे प्रश्न होते हैं कॉम्प्रिहेंशन से। तो अगर आपकी, ठीक है, रीडिंग स्किल अच्छी है, थोड़ा एनालाइजिंग पावर अच्छी है, तो यहाँ से भी आप स्कोर कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे इंटरपर्सनल स्किलिंग एंड इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, सब यहाँ पे दिया हुआ है सिलेबस। इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग एवं एनालिटिकल जो एबिलिटी होता है, जो जनरली यहाँ पे मैथमेटिकल जो पोर्शन होता है, लॉजिकल तरीके से यहाँ पे आपको दिया जाता है। डिसीजन मेकिंग एवं प्रॉब्लम जो सॉल्विंग है, ये भी यहाँ पे दिया हुआ है, डिसीजन मेकिंग। हालांकि डिसीजन मेकिंग सब सवाल बहुत कम आ रहे हैं, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं। उसके बाद हो जाएगा जनरल मेंटल एबिलिटी हो जाएगा, बेसिक यहाँ पे न्यूमेरेसी, नंबर एंड देयर रिलेशन, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, इसमें साफ साफ मेंशन कर दिया है। देखिए बहुत हाई लेवल पे नहीं जाना है, क्लास 10 के लेवल पे हम पूछेंगे। डाटा इंटरप्रिटेशन हो जाएगा, जिसमें चार्ट, ग्राफ, टेबल, डाटा सफिशिएंसी, ETC, ठीक है, सब एक क्लास 10 के लेवल का होगा। तो ऐसा नहीं है इसमें कि बहुत अधिक आपको, मतलब एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाला मैथमेटिशियन आपको होना चाहिए। आपको यहाँ पे ये है कि अगर आपको मैथ नहीं आता है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, क्योंकि 200 नंबरों में ध्यान रखिएगा आपको लगभग 66 नंबर 33% स्कोरिंग यहाँ पे करना ही करना है। अदरवाइज पेपर सेकेंड, मैंने पेपर
फर्स्ट जो है जनरल स्टडीज़ का कितना भी अच्छा हो जाए, कोई मायने नहीं रखेगा अगर आप यहाँ पे फेल हो गए तो। अब चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे मेंस वाले सेगमेंट पे। ठीक है, प्रीलिम्स को तो हमने बहुत अच्छे से देख लिया। मेंस का सिलेबस थोड़ा सा हम लोग बहुत डिटेलिंग नहीं करेंगे, लेकिन जितनी भी हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं उसे भी हम लोग देखेंगे। देखिए यही है मेंस का और इंटरव्यू का पूरा यहाँ पे देख पा रहे हैं, सिलेबस के रूप में मौजूद है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मैंने बताया हुआ था कि 9 जो पेपर होता है मेंस में, यहाँ पे मेंस में जो 9 पेपर होता है, 9 पेपर में तो देखिए 2 जो पेपर होता है लैंग्वेज पेपर के रूप में मौजूद होता है। एक मतलब कह सकते हैं कि एक जो रीजनल जो लैंग्वेज के रूप में जो आमतौर पे लोग हिंदी ही लेते हैं, और एक इंग्लिश सबके लिए जनरल यहाँ पे कॉमन कंपलसरी होता है। तो यही है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। कोई भी यहाँ पे भारतीय भाषा के रूप में यहाँ पे ले सकते हैं, जो आमतौर पर हिंदी लिया जाता है, 300 नंबर का होगा। ये भी इंग्लिश यहाँ पे होगा, अंग्रेजी होगा, ये भी ध्यान रखिएगा 300 नंबर का होगा। लेकिन ये क्वालिफाइंग नेचर का है, और इसमें जो क्वालिफाइंग जो नेचर है सीसैट की तरह 33% नहीं रखा गया है, बल्कि इसमें महज यहाँ पे ध्यान रखिएगा 25% रखा गया है। कितना रखा गया है? तो 25% यहाँ पे रखा गया है, समझ रहे हैं। तो बहुत यहाँ पे आसान हो जाता है। माने 25% का मतलब है कि 300 अंकों में आपको बारी बारी से 75 नंबर लाना है। तो 75 नंबर आप अगर यहाँ पे ला लेते हैं तो आसानी से फिर ठीक है यहाँ के लिए आप पूरी तरीके से इलाइजिबल हो जाएंगे। अदरवाइज यहाँ पे स्कोर आप कितना भी अच्छा क्यों ना कर लें, ध्यान रखिएगा अगर यहाँ पे आपका 75 नंबर नहीं आ रहा है तो ये सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। जैसे कि ठीक है पेपर क्या बोलते हैं कि जो स्टेज प्रथम में जो प्रीलिम्स में जो कर रहा था सीसैट, तो बिल्कुल ये भी इसी तरीके से। और यकीन मानिए यहाँ पे हिंदी मीडियम के लिए बहुत बड़ी समस्या का कारण है, खासकर अंग्रेजी और दूसरा यहाँ पे सीसैट। अंग्रेजी में भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके जो स्कोरिंग जो होता है बहुत लो लेवल का होता है, 75 नंबर भी नहीं आता है। तो सोचिए फिर यहाँ पे कितना भी अच्छा परफॉर्मेंस कर लें, कोई काम का नहीं है। रियलिटी यही है, देखिए ठीक है। चूँकि यहाँ पे हिंदी माध्यम से ही मैं यहाँ पे कराने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसीलिए यहाँ पे आपको पूरी मैं वास्तविकता से परिचय भी करा रहा हूँ। यहाँ आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, खासकर इंग्लिश में। इसके लिए आप ठीक है शुरू से ही बहुत द हिंदू जैसे भारी भरकम न्यूज़पेपर को नहीं पढ़ना है। छोटे मोटे जो भी न्यूज़पेपर है ठीक है, आप उससे भी काम चला सकते हैं शुरुआत के रूप में। थोड़ा बोलने का भी स्किल डेवलप कीजिए। अब यहाँ पे आइए, आप बाकी का जो 7 पेपर जो बच रहा है यहाँ देखने का प्रयास कीजिए। जैसे प्रश्न पत्र यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 7 तक यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, हर एक जो प्रश्न है यहाँ पे हर एक जो प्रश्न पत्र है यहाँ पे जितना भी 9 का 9 है, सबका जो टाइम होगा यहाँ पे ध्यान रखिएगा 3 घंटे। ध्यान रखिएगा 3 घंटे होगा। और यूपीएससी देखिए, यूपीएससी बहुत पेशेंस का एग्जाम है। एक दिन में देखिए क्या करेगा, 2 पेपर कर देगा। 2 पेपर समझ रहे हैं ना, मतलब 9 से 12, दूसरा 2 से 5। समझिए आपको एक दिन में 6 घंटे आपको पेन चलाना है। वो 6 घंटे पेन कितना अच्छे तरीके से आप चलाते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है आपका, कितना बढ़िया तरीके से बेहतर तरीके से आप क्वेश्चन को एनालिसिस करके लिखते हैं, कितना हद तक उसमें आप फैक्टरों को शामिल करते हैं। बहुत सारा जो फैक्टर है ना आपको एक साथ यहाँ पे ठीक है यूज में लाना होगा। प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको यहाँ पे बहुत अधिक ज़रूरत है, और वो तभी होगा जब आप लगभग साल, 1.5 साल, 2 साल अच्छे से जब तक आप स्टडी नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ इतनी आसानी से नहीं आएगा। राइटिंग प्रैक्टिस भी बहुत यहाँ पे ज़रूरत होती है, क्योंकि 3 घंटे में आपको पूरा नॉन स्टॉप लिखना ही होता है, हाथ दुख जाएगा। ठीक है, उसके लिए अभी से आप तैयार नहीं रहेंगे तो समस्या आएगी ही आएगी। चलिए इसे भी हम लोग देखते हैं। प्रश्न पत्र यहाँ पे देख पा रहे हैं 1 होता है निबंध। इसी को यहाँ पे एस्से का जो पेपर होता है ध्यान रखिएगा, 2 एस्से आपको लिखने के लिए यहाँ पे दिया जाएगा, और वो जो एस्से होगा बिल्कुल जनरलाइज टॉपिक पे होगा। लेकिन वो एस्से लिखने का जो पैटर्न होगा, मैं बार बार बोलता हूँ, को रिलेट करके कुछ भी यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है तो समझिए कि सारा का सारा जितना भी ज्ञान है, हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस हो गया, ठीक है, सबको आप करेंट से अपडेट करके सबको मिला के बहुत अच्छे तरीके से उसको आप लिखेंगे, एक जगह कंबाइन करेंगे, और हर एक एस्पेक्ट आपको दिखाना है, वो इससे आपका उतना ही बढ़िया होगा। ठीक है, तो 2 एस्से यहाँ पे दिया जाता है। 250 नंबर में देखिए एस्से में अगर आप ठीक है लगभग 125 या फिर अगर 150 स्कोर करते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। लग रहा होगा कि मैं बहुत कम बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप देंगे यहाँ पे कोई भी टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें नंबर लाना इतना आसान नहीं होता। ये भी एक राइटिंग स्किल भी एक पूरी तरीके से ठीक है कला के रूप में ही यहाँ पे होती है।
दूसरा प्रश्न पत्र यहाँ पे सेकेंड है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा 250 नंबर का, सब 3 घंटे का ही होगा। इसमें यहाँ पे देख पा रहे हैं सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट है, भारतीय विरासत और संस्कृति हो गया, विश्व के इतिहास, भूगोल और समाज होगा। इसमें मैं यहाँ पे 3 भागों में मैं इसे मैं कर सकता हूँ। नंबर 1 तो यहाँ पे पूरा पूरा हिस्ट्री है। अब इस हिस्ट्री में आप देखेंगे तो एंशिएंट हिस्ट्री आएगा, मिडेवल आएगा, मॉडर्न आएगा, और उसमें इसमें ध्यान रखिएगा विश्व के इतिहास जुड़ जा रहा है, वर्ल्ड हिस्ट्री भी आ जाएगा। और उसके बाद से दूसरा यहाँ पे पूरा का पूरा देखिए जो जियोग्राफी आ जाएगा, जियोग्राफी में इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी, सारा का सारा मैप का पोर्शन पूरा का पूरा कंप्लीट एज पैकेज है। और तीसरा हो जाएगा यहाँ पे समाज, ठीक है, सोशल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा सोशल जो भी हमारा सामाजिक जो ट्रेडिशन जो भी यहाँ पे चल रहा है किसी न किसी रूप में उससे रिलेटेड। तो देखिए कितना बड़ा सिलेबस हो रहा है। अगर आप इसे तोड़ तोड़ के अगर स्टडी करेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि बहुत आपको स्टडी करना होगा, ठीक है। थोड़ा डीपली भी करना है, डीपली ज़्यादा होता है पढ़ाई करने के बेसिक तरीका कि आप वाइड करिए, हॉरिजेंटली आप अपनी, ठीक है, डायमेंशन को बढ़ाइए। थोड़ा डेप्थ में अगर कम भी जाएंगे ना तो यूपीएससी में काम बन जाएगा, ठीक है। लेकिन जितना अधिक हो सके ज्ञान को अर्जित करने का प्रयास कीजिए। अब आता है प्रश्न पत्र संख्या यहाँ पे थर्ड में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे किसमें शासन व्यवस्था हो गया, संविधान हो गया, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। इसको ही मैं 3 भागों में बांट सकता हूँ। एक तो पूरा पूरा यहाँ पे पॉलिटी जो होगा यहाँ पे खासकर लक्ष्मीकांत वगैरह से काफ़ी हद तक कवर करवा देगा। दूसरा है यहाँ पे सोशल इशू, ठीक है, या फिर सोशल जस्टिस भी इसे कह सकते हैं। और तीसरा हो जाएगा यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है। यहाँ पे भी 3 बड़ा बड़ा जो डायमेंशन है बहुत अच्छे से आपको कवर करना होता है और तभी जाके पूरी तरीके से कंप्लीट होगा। और तो यहाँ पे प्रश्न पत्र 4 में उसी तरीके से देख पा रहे हैं सामान्य अध्ययन में इसमें प्रौद्योगिकी है अर्थात टेक्नोलॉजी हो गया, आर्थिक विकास हो गया, जैव विविधता हो गया, पर्यावरण सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन। ये बहुत चैलेंजिंग पेपर होता है, हमेशा इस पेपर को ध्यान में रखिएगा। प्रश्न पत्र 4 यहाँ पे, क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी एक तो इकोनॉमी यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इकोनॉमी के साथ साथ यहाँ पे देख पा रहे हैं टेक्नोलॉजी जुड़ा हुआ है, टेक्नोलॉजी के साथ साथ देखिए यहाँ पे इन्वायरमेंट भी जुड़ा हुआ है। देखिए कितना लंबा सिलेबस हो जाएगा इन्वायरमेंट। इसके अलावा यहाँ पे जो इंटरनल जो सिक्योरिटी का मामला है, इंटरनल सिक्योरिटी, भारत की आंतरिक सुरक्षा, और उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट। ध्यान रखिएगा डिजास्टर मैनेजमेंट। तो इसीलिए जो पेपर जो 3rd और 4th का जो नेचर है ना, काफ़ी देखेंगे तो एक बड़ा मतलब सिलेबस भी बहुत बड़ा है और इसमें मार्क्स भी इतने आसानी से नहीं आते हैं। चौथा नंबर पे है यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, प्रश्न पत्र 4 यहाँ पे हो जाएगा, जिसको हम लोग इथिक्स के रूप में जाते हैं। इसमें नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि, इसमें भी बहुत हद तक कहेंगे आप लोग तो कॉमन सेंस के साथ साथ जो एक एनालिटिकल जो अप्रोच होता है, विश्लेषणात्मक जो क्षमता जो होनी चाहिए आपके अंदर ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे होनी ही चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे बच जाता है प्रश्न पत्र संख्या 6 और 7। ये वैकल्पिक विषय होता है और वैकल्पिक विषय किस तरीके से चुना जाता है, ठीक है, आप लोग बोलेंगे तो मैं वीडियो भी बना दूंगा, लेकिन इसमें वीडियो बनाने की बहुत अधिक ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखिएगा जो भी आपका इंटरेस्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जितना भी सब्जेक्ट है ना यहाँ पे, ठीक है, जो भी आपका इंटरेस्ट है कोशिश कीजिए उसी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को यहाँ पे लेने का प्रयास कीजिए। यूपीएससी की तैयारी करने हैं, अगर आप खुद से अगर जज नहीं कर सकते हैं, चुन नहीं सकते हैं कि भाई हमें किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो सोचिए इतना लंबा जर्नी तय करना है, तो कोशिश कीजिए सेल्फ जितना बेहतर हो सके इसको करने का प्रयास कीजिए। सब्जेक्ट जो है वैकल्पिक विषय, क्योंकि यही आपको बढ़त दिलाएगा। टोटल जो 500 नंबर का होगा वैकल्पिक विषय, 500 में हर हाल में आपको 250 से लेकर 300 नंबर आपको लाना होता है, तभी जाके आप इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छे खासे दावेदार हो सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे बात करें, यहाँ पे इथिक्स में 250 में से अगर आपका 125 से लेके, ठीक है, अगर आपका 150 नंबर तक आ जाता है बहुत बढ़िया है। बाकी का जो देखिए पेपर जो यहाँ पे 3 और 4 में है यहाँ पे, तो यकीन मानिए 3 और 4 में जो एवरेज जो नंबर होता है यहाँ पे 100 के आसपास ही होता है। 250 में 100 नंबर लाते लाते हालत ख़राब हो जाता है, ठीक है। टॉपरों का 110 120 के आसपास होता है, बहुत अधिक नहीं होता, 150 नहीं चला जाता है। फिर यहाँ पे जो पहला यहाँ पे प्रश्न पत्र जो यहाँ पे सेकंड है, ध्यान रखिएगा 250 में से यहाँ पे भी आप, ठीक है, 125-30 के आसपास मतलब कर सकते हैं। और निबंध में मैंने बताया था आपको कि लगभग आपको अगर 150 के आसपास अगर आ जा रहा है तो बहुत अच्छा आप निबंध लिख रहे हैं।
तो सबको यहाँ पे जोड़ेंगे तो वहीं आपको लगभग 800 850 के आसपास ये जो मार्क्स जो आएगा, ठीक है। अब यहीं पे आप जितना प्लस माइनस यहाँ पे कर पाएँ ये आपके ऊपर है। अब यहाँ पे देखिए मैंने बहुत अधिक इसका एनालिसिस नहीं किया मेंस के सिलेबस को, क्योंकि यहाँ पे एनालिसिस जब करेंगे यहाँ पे तो समझिए कि 2-3 घंटे, कम से कम 2-3 घंटे एक एक सब्जेक्ट को लिंक करके बताना करना, ये ऑलरेडी यूपीएससी के सिलेबस में लाइन बाय लाइन दिया है। इसीलिए जब भी आप स्टडी करें तो उस सिलेबस को ज़रूर लेके पढ़ें, देखें कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है, तभी जाके ये चीज़ हो पाएगा। और स्कोरिंग अब यहाँ पे जोड़ सकते हैं, यहाँ से अगर नंबर जोड़ेंगे यहाँ पे टोटल, ठीक है, तो मेंस का जो नंबर हो जाएगा यहाँ पे टोटल देख पा रहे हैं 1750, देखिए 1750 है यहाँ पे, और व्यक्तिगत परीक्षण अर्थात इंटरव्यू में यहाँ पे 275, तो कुल मिला के यही जो नंबर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा 2025, ध्यान रखिएगा 2025, इसी में आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बन के आपका आएगा। अब यहाँ पे चलिए हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं कट ऑफ मार्क की। जब सारा चीज़ देख ही रहे तो कट ऑफ मार्क को क्यों छोड़े, तो देख पा रहे हैं यहाँ पे कट ऑफ मार्क, लेकिन उसके कट ऑफ मार्क के बाद से, ठीक है, थोड़ा सा बुक भी देख लीजिए। कट ऑफ मार्क को थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा सा आप वेट कीजिए, पहले हम लोग बुक की देख लेते हैं कि अब बुक के लिए हमें किस किस का अप्रोच करना चाहिए। तो नंबर 1 में अप्रोच करूंगा, देखिए एनसीईआरटी का जो भी है ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, साइंस हो गया, ये 5 जो बुक है समझिए कि यूपीएससी के लिए बिल्कुल एक रामबाण की तरह साबित होने वाली है। लेकिन इन 5 बुकों को आपको बिल्कुल ही जनरलाइज वे में, मैं बार बार बोलता हूँ, एनसीईआरटी फैक्ट से इम्पोर्टेंट है कि यूपीएससी के लिए बेस जो प्रदान करता है, समझने का आपको बिल्कुल एक माध्यम है। फैक्ट तो है ही है इसमें, नो डाउट, लेकिन इसको आप समझने का प्रयास कर कीजिए, ठीक है। कोई भी हिस्ट्री है, पॉलिटी, इकोनॉमी है, कि आखिर ये हमें दिए क्यों रहा है, क्या समझाने का प्रयास कर रहा है, इसको आप बहुत अच्छे समझ जाएंगे। तो समझने के बाद कोशिश कीजिए कि इस एनसीईआरटी का अप्लाई करें। कहाँ अप्लाई करना है, तो न्यूज़पेपर में, करेंट में आपको अप्लाई करना है कि जो भी चीज़ हमने पढ़ा है, सपोज करिए जियोग्राफी से रिलेटेड अगर कोई साइक्लोन आ रहा है, चाहे वेस्ट बंगाल में आ रहा है, चाहे मैंने बंगाल की खाड़ी या फिर अरेबियन सी में, तो उसके बारे में जानने का प्रयास कीजिए कि आखिर क्यों ऐसे हो रहा है, मानसूनी जलवायु है तो क्यों ऐसा हो रहा है, माने हर एक पीछे आपको, ठीक है, क्या, क्यों नहीं, किस प्रकार, ऐसे जो साइंटिफिक जो चीज़ है आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा। करेंट को अप्लाई करिए, इतना अगर लगेगा कि भाई मैं समझ पा रहा हूँ, न्यूज़पेपर में अगर मैं समझ पा रहा हूँ, ठीक है, तो आप अच्छी स्थिति में हैं, बहुत बढ़िया स्थिति में है। उसके बाद रिवीजन जारी रखें, और वो रिवीजन करने का जो तरीका होता है टेस्ट सीरीज देखिए बहुत बढ़िया है, ठीक है। रिवीजन करके आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे, अपने आप को बेहतर स्थिति में पाएंगे। और मैं बार बार बोलता हूँ कि देखिए प्री मेंस की तैयारी अलग से नहीं की जाती है, सबकी तैयारी एक साथ की जाती है, और एक साथ चीज़ों को अगर कोरिलेट करके चलेंगे तो आपकी तैयारी उतनी मजबूत होगी। तो यहाँ पे टेस्ट सीरीज जो लगाना है आपको, शुरुआत में ही कोशिश कीजिए एनसीईआरटी से ही कि प्रीलिम्स का टेस्ट यहाँ पे लगाएं ही लगाएं। मेंस का भी यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिया है, खासकर 11th और 12th में जाएंगे तो हर एक सेगमेंट से इतना अच्छा अच्छा क्वेश्चन दिया है कि अगर उसका आप आंसर राइटिंग करने बैठेंगे तो आगे चल के आपको बहुत काम देगा, ठीक है। जब मेन सिलेबस में आएंगे, यूपीएससी के सिलेबस में आएंगे, तो लगेगा कि बहुत चीज़ें तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है, तो बेसिक यहाँ से आपका मजबूत हो जाएगा। पहला फेज ये है। अब यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड जो बुक की बात कर लेते हैं हम लोग प्री और मेंस का, जैसे कि कंप्लीट जो हिस्ट्री का जो बुक है, यहाँ पे बुक को लेके मैं थोड़ा टर्म एंड कंडीशन लगा देता हूँ। देखिए अपनी अपनी पसंद होती है, बहुत सारे जो ऑथराइज्ड हो, ठीक है, प्रकाशन है मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है, तो इसमें आप बिल्कुल फ्री, लेकिन कोशिश कीजिए कि बहुत सारे बुक इकट्ठा नहीं करें, बहुत सारे बुक आपके लिए कन्फ्यूजन पैदा करेगा। जितना लिमिटेड बुक होगा आपको रिवीजन करने में आसानी होगी और रिजल्ट वहीं से आएगा। एक बुक को 1000 बार पढ़िए, 1000 बार पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसको 10 बार 20 बार पढ़िए बाकायदा की, ठीक है। अगर 10 बुक ले आते हैं, एक बार भी रिवीजन नहीं होता तो कोई काम का नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। हिस्ट्री के लिए यहाँ पे देख पा रहे रामशरण शर्मा बहुत फेमस बुक है एंशिएंट के लिए, सतीश चंद्रा यहाँ पे मेडिवल के लिए, और राजीव वहीरा, बिपिन चंद्रा आप मेडिवल के लिए प्रयोग कर सकते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए, ठीक है, जैन एंड माथुर बहुत मोटी बुक हो जाती है, उतना एफर्ट लगाना जरूरी नहीं होता है। कोई भी कोचिंग वगैरह का नोट था, फिर मैंने भी कराया हुआ है बहुत अच्छे से वर्ल्ड हिस्ट्री को, वहाँ से एकदम क्वेश्चन छूटने का सवाल ही नहीं है, ठीक है। अच्छे से उसे कर लेंगे तो आपको पूरा पूरा कवर हो जाएगा। ज्योग्राफी में देखिए यहाँ पे चूँकि फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है, ठीक है, मैंने वर्ल्ड प्लस इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है, तो यहाँ पे आप माजिद हुसैन है, बहुत अच्छा ही है, ठीक है। अभी ये लेट हो गए हैं, मतलब अब नहीं है इस दुनिया में, अच्छी अच्छी बुक लिखा गया है।
खुल्लर का भी यहाँ पे बुक हो सकता है, खुल्लर भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। खुल्लर की बहुत अच्छी बुक है। इसके अलावा आप मैप में स्टूडेंट, ठीक है, एटलस का प्रयोग करें, स्टूडेंट या ठीक है कोई भी एटलस का यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोशिश करिए स्टूडेंट या स्कूल, दो एटलस आता है, स्टूडेंट का प्रयोग करेंगे ज़्यादा बेटर होगा। उसके बाद देखिए इन्वायरमेंट का जो सेक्शन है, यहाँ पे माजिद हुसैन की जो बुक आती है, बहुत मोटी नहीं है, बहुत पतली भी नहीं है, तो यहाँ से प्रश्न मैंने बताया हुआ था, अच्छा खासा आता है, तो इसे आप देख सकते हैं। इकोनॉमी के लिए देखिए रमेश सिंह, ठीक है, ओनली वन बुक जो रमेश सिंह की जो बुक है, मोटी है लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत आपको काम देगा। और कोशिश करिए अपडेटेड इसको रखने के लिए, क्योंकि इकोनॉमी का ठीक है बुक है तो बिल्कुल अपडेटेड रहेगा, तो बहुत सारी चेंजेज होती रहती है, जो रमेश सिंह जो हर साल यहाँ पे अपडेट करते रहता है, ठीक है। इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत यहाँ पे लक्ष्मीकांत लीजिए, या फिर इनिशियल स्टेज में या तो ब्रजकिशोर शर्मा की भी बुक आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। सारे टॉपिक इसमें भी कंप्लीट है। ब्रजकिशोर शर्मा में बहुत अधिक डिटेलिंग नहीं है, और लक्ष्मीकांत में डिटेलिंग बहुत अच्छे से किया गया है। अगर आप इसको समझ के पढ़ते हैं तो मेंस में भी आपको आंसर राइटिंग करने में मदद देगी। उसी तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, इसमें मैग्रा की बुक आती है, अग्रहरि का, ध्यान रखिएगा, मैग्रा की अग्रहरि का, ठीक है। तो उसमें आपको बहुत अधिक फिल्टर करना होता है, ध्यान रखिएगा, जितना फिल्टर करेंगे बढ़िया होगा। और साइंस एंड टेक के लिए सबसे बढ़िया होता है करेंट अफेयर। करेंट अफेयर किसी का भी आप साइंस टेक का उठा के देख लीजिए, सारा का सारा चीज़ वहाँ पे एक जगह आपको कंपाइल मिल जाएगी। उसके बाद करेंट अफेयर के लिए आपको न्यूज़पेपर, ठीक है, डेली आपको लगाना है, पढ़ना जरूर है। एडिटोरियल अगर ज़्यादा नहीं तो कम से कम 2 एडिटोरियल तो मान के चलिए कि आपको पढ़ना है। 2 एडिटोरियल अगर आप समझिए डेली पढ़ते हैं तो 1 महीने में 60 एडिटोरियल हो गया। 1 महीने में 60 एडिटोरियल तो समझिए कि 12 महीने में, समझ रहे हैं, 12 छक 72, 720 एडिटोरियल, समझिए अब यहाँ से कहाँ जाएगा। इसीलिए एडिटोरियल को छोड़ना नहीं है, ठीक है। जो छोटे छोटे न्यूज़ से इंपॉर्टेंट वो एडिटोरियल होता है, जो आप समझने के साथ साथ, ठीक है, आपके समग्र जो दिमाग का विकास करता है, चीज़ों को सोचने का आपको नज़रिया देता है, ठीक है, कि कितने भी यहाँ पे तरह से किसी चीज़ को सोचा जाता है, मैंने एक ही चीज़ को 10 तरीके से सोचना, समझ रहे हैं ना, वो यहाँ पे आपको अप्रोच देता है ये न्यूज़पेपर। अदरवाइज एक ही सेगमेंट आप देखेंगे, एग्जामिनर को एक ही आईना दिखाएंगे तो लगेगा कि इसके पास वो विश्लेषणात्मक क्षमता बहुत कमज़ोर है। योजना को मत छोड़िए, योजना को साल भर लगाइए, और खासकर प्रीलिम्स और मेंस के 5-6 महीने तक एकदम इसको छोड़ना नहीं है। प्रीलिम्स में भी यहाँ से प्रश्न होता है, मेंस में तो यहाँ से होता ही होता है, ठीक है। उसके बाद इथिक्स एंड सोशल के लिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अरिहंत की बुक आती है यहाँ। हालांकि या इसके लिए लेक्चर देखिए, बहुत सारे टीचरों के लेक्चर हैं, मैं भी इसे कंप्लीट कराने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इथिक्स को किताबी भाषा से ना जोड़ के देख के पूरी तरीके से इसको व्यवहारिक, समझ रहे हैं ना, व्यवहारिक रूप में इसे लिखने का प्रयास कीजिए कि आप कैसे इसको डील करते हैं। उसमें कुछ थिंक टैंकरों वगैरह का नाम लेने के लिए बुक का सहारा लिया जाता है, हालांकि लेक्चर में वो सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। सोशल के लिए यहाँ पर राम आहूजा का बुक पर्याप्त है, ध्यान रखिएगा, ठीक ठाक बुक है। राम आहूजा की बहुत अच्छे तरीके से इस, ठीक है, सोशियोलॉजी को या फिर सोशल को यहाँ पे दिखाया गया है। और सोशल इशू वगैरह है तो उसको करेंट अफेयर से आप आसानी से कवर कर सकते हैं। कुल मिला के देखिए ये सारी बुक हो गया, प्री कम यहाँ पे मेंस पूरा एक पैकेज ही हो गया, ठीक है। मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, मैंडेटरी नहीं, आप लोग कहेंगे तो नीचे मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दूंगा, लेकिन कोशिश कीजिए, ठीक है, बहुत हद तक फॉलो करने के लिए, क्योंकि जो भी मैं रिकमेंड कर रहा हूँ ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छा रहा है। उसके बाद यहाँ पे इंडियन ईयर बुक है, ठीक है। इंडियन ईयर बुक आप पे डिपेंड करता है, करेंट अफेयर अच्छा है आपका तो लेने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज एक साथ यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा एक ऑथराइज्ड बुक होती है जिसमें डेटा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी ऑथराइज जो डेटा होगी गवर्नमेंट इसमें अपडेट करवाती है। हालांकि इंडियन ईयर बुक बहुत मोटी आती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बहुत सारे कोचिंग संस्थान वगैरह या फिर बहुत सारे प्रकाशन के लोग इसको कंपाइल करके पतला कर देते हैं, तो वो भी ले लेंगे तो काम यहाँ पर चल जाएगा। अब आइए बात करते हैं हम लोग सीसैट की बुक्स को लेकर, ठीक है। तो सीसैट को लेकर देखिए यहाँ पे TMH की बुक ले सकते हैं। बुकों का यहाँ पे बहुत अधिक जमवाड़ा नहीं लगाना, प्रैक्टिस पे सबसे अधिक आपको बल देना है। एनालिटिकल रीजनिंग के लिए MK पांडे का आता है, ठीक है, या फिर वर्बल एंड नॉन वर्बल के लिए यहाँ पे RS अग्रवाल। आपको लग रहा है इतना सारा बुक मैंने दे दिया, ठीक है, इतना सारा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैथ में या फिर बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। अभी तक जितना सीसैट हुआ है 2013-14 के बाद से सबको आप कर जाइए, एक बार नहीं उसे 10 बार कीजिए। मैथ्स अगर थोड़ा बहुत भी अगर आपको आता है तो इतना से आपका कट ऑफ मार्क जरूर पार हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे आप एफर्ट लगाइए,
देखिए क्वेश्चन का नेचर कि किस टाइप से प्रश्न को यहाँ पे पूछा जा रहा है। अब आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कट ऑफ को लेके। तो कट ऑफ को लेके देखिए यहाँ पे जो ग्राफ है देखिए 2017 से लेकर 2021 तक, एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि कट ऑफ बहुत हद तक यहाँ पे गिरते जा रहा है। गिरने का कारण यही है कि क्वेश्चन का डायनेमिक होना, करेंट से अधिक यहाँ पे अपडेटेड होना, और यूपीएससी का पैटर्न जो है खासकर इस साल 2021 में, ठीक है, कुछ नए तरीके से सवालों को पूछा जाना। तो यूपीएससी भी अपने आप को एक्सप्लोर करता रहता है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते रहता है क्वेश्चन के साथ, ठीक है, लड़कों के दिमाग के साथ। और उस 2 घंटे में देखिए बहुत मायने होता है कि कितना आप प्रेजेंस ऑफ माइंड है, इसीलिए फ्रेश होकर एग्ज़ाम देना बहुत ज़रूरी है। तो 2017 में देख रहे हैं जहाँ पे 105 कट ऑफ है, थोड़ा ध्यान से इसे देखिए और कट ऑफ को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ पे 2017 में 105 कट ऑफ है प्रीलिम्स के लिए, मैंने 105 6 नंबर जिसका आया था, ठीक है, वो मेंस के लिए क्वालिफाई हो गया था। 809 जो मेंस में लाया वो देखिए यहाँ पे इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो गया। अब इंटरव्यू में जो भी लाया मैक्सिमम लाया, अगर 200 ला रहे हैं तो और अच्छा, वैसे 180-90 नंबर भी इंटरव्यू में कम नहीं होता है। तो सब मिला के यहाँ पे फाइनल जो 1006 है। 2018 में ठीक वैसे आप देख पा रहे हैं, 2019 में, 2020 में। अब 2021 में जो देखिए पिछले साल, अब तो रिजल्ट डिक्लेयर हो ही गया है उसका, पता है आपको। देखिए 2021 में कट ऑफ गिर के कितना आ गया, 87.5। ये सब जनरल का कट ऑफ है, ध्यान रखिएगा। जनरल की कट ऑफ की हम डिस्कशन कर रहे हैं, इसमें अगर आप नीचे ओबीसी एससी एसटी कट ऑफ देखेंगे तो और कम से कम 15-20 नंबर का मार्जिन होता है। सोचिए, सीसैट सबसे बड़ी समस्या का कारण बन रहा है हिंदी मीडियम के बेल्ट के लिए। तो सीसैट अगर क्वालिफाई कर लेंगे तो ये देखिए 87, समझ रहे हैं, मतलब ये लगभग देखा जाए तो 45% भी नहीं है। अब लग रहा होगा इतना लाना तो बहुत आसान है, खासकर जो नए स्टूडेंट जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। होता है ना कि स्कूलिंग समय में 90%, 95%, 98%, तो लगता है कि यूपीएससी महज 50% तो लाके क्वालिफाई करना है। लेकिन ये 50% लाना भी समझिए कि आपको, ठीक है, दांतों तले, समझ रहे हैं ना, मतलब लोहे की चने चबाना के बराबर है। यहाँ पे आसान नहीं है चीज़। मेंस में देखिए गिर गया है कट ऑफ यहाँ पे, फाइनल में भी 953 के आसपास यहाँ पे आ चुका है। तो इसी के अनुसार आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि कितना आपको एफर्ट लगाना है। हर साल 9 से 10 लाख फॉर्म भरा जा रहा है, लगभग 5 लाख से ऊपर लोग यहाँ पे अपीयर हो रहे हैं। तो कंपटीशन किस लेवल का इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन भीड़ को आपको हमेशा, ठीक है, मैंने भीड़ से बच के रहना है। हर साल देखेंगे तो लगभग 40 से 50 हज़ार आपको, मतलब यही जो आंकड़ा है ना, सीरियस स्टूडेंट का आंकड़ा होता है। 40 से 50 हज़ार जो सीरियस स्टूडेंट होते हैं, इसी में से अगर 1000 सीट हुआ तो 10,000 मेंस के लिए क्वालिफाई करते हैं। तो आपको बहुत ही उस कैटेगरी में आने के लिए मशक्क़त करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक लास्ट सवाल डाला था कि क्या घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। अब सोचिए यहाँ पे क्या घर बैठे तैयारी कर सकते हैं, इससे मतलब गिनती नहीं कि कितने सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे आप लोगों को, ठीक है, जो अपना पूरी तरीके से विल पावर के अनुसार दिखाने का प्रयास किया है कि नहीं, अगर ठान लो तो दुनिया को कोई भी काम आसान नहीं है। और एक चीज़ मेरा भी इसमें गीता का बहुत फेमस जो कोट है, कर्म किए जाओ फल की चिंता क्यों करते हो, ठीक है। अगर आपका साधन अच्छा है तो साध्य भी अच्छा होगा, नो डाउट, ठीक है। तो यहाँ पे कर्म कीजिए। यूपीएससी की तैयारी है, मैं बार बार बोलता हूँ यहाँ पे, ठीक है, या तो व्यक्ति जीत जाता है या तो सीख जाता है। यहाँ पे हारने का तो कोई मतलब कोई लॉजिक ही नहीं है। यहाँ पे मतलब हारेंगे नहीं। ऑनेस्टी से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो यूपीएससी क्वालिफाई नहीं भी होता है। तो इतने सारे जो सेक्टर है पूरे भारत में कि आप किसी न किसी सेक्टर में काम कर सकते हैं। इसीलिए इस चीज़ को आप लोग बिल्कुल विल पावर मजबूत करके चले। टाइम टेबल बहुत आपको करना है, ठीक है। टाइम टेबल वैसे बनाएं जिसको आप रेगुलर फॉलो कर सकें। रिवीजन की प्रक्रिया को जारी रखें। करेंट अफेयर को भूल के भी मत छोड़ें, ठीक है। करेंट अफेयर ही आपको फाइनल सिलेक्शन दिलवाएगा। टेस्ट योर सेल्फ, ठीक है। यहाँ पे खुद से आप अपने आप को, मैंने होता है ना भाई, बार बार करते हैं, खुद का आप टेस्ट लें। आखिर आप सही जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, इस चीज़ को आप करने का प्रयास करिए। अब बात रही यहाँ पे नोट्स वगैरह की, ठीक है। तो कोचिंग वगैरह कर रहे होंगे आप लोग, तो नोट्स वगैरह तो आप लोग वहाँ से आइडिया लग ही गया होगा। अगर नहीं भी कर रहे होंगे तो खुद का नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए। कोई भी एक बुक लीजिए ना, कोई एक बुक को लेके उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाहर निकालिए, उसको एक बार नहीं 10 बार पढ़ने का प्रयास करिए। नोट्स बनाने के कोई हाई फाई तरीका नहीं होता है। नोट्स आपका होना चाहिए, कॉपी नहीं होना चाहिए। छाप ही लेंगे तो
देखिए दिल्ली जैसे शहरों में, पटना हो गया, इलाहाबाद, यहाँ पे मतलब लाखों नोट्स यहाँ पे मौजूद हैं। सोचिए, लेकिन अगर उसको छाप लेंगे तो क्या आपको क्या मिल जाएगा? तो कोशिश कीजिए, अगर सेल्फ स्टडी आप कर रहे हैं तो खुद का जो नोट्स हैं अपने अंदाज में, अपने भाषा में बनाने की कोशिश करिए। और एक नोट्स नहीं बनाए, एक तो भयंकर नोट्स बनाइए लंबा चौड़ा, उसको फिर शॉर्ट करने की कोशिश करिए, शॉर्ट करने की कोशिश कीजिए। कोशिश यही कीजिए कि लास्ट तक आते आते, माने लास्ट तक आते आते आपका एक पेपर में, समझ रहे हैं ना, एक रजिस्टर में जो आती है, मतलब ठीक है, मीडियम वाली रजिस्टर, उसमें हिस्ट्री हो जाए, जियोग्राफी हो जाए, सोशल इशू हो जाए, समझ रहे हैं, एक पेपर का हमने लास्ट में आपको रिवीजन करने के लिए वैसे ही ट्रिक आपको अपनाना होगा। 4 कॉपी में सोचें, वरना आपको रिवीजन के लिए, यकीन मानिए मेंस में जब आप आएंगे तो रिवीजन के लिए आपको समय नहीं मिलेगा। फाइनली यही जो कॉपी है जो आप लोगों ने ठीक है कंप्रेस कर करके बनाया हुआ है, ये आपको आसान देगा। बड़े भाषा में, ठीक है, बड़े रूप में लिखना कोई भी चीज़ बहुत आसान होता है। कहानी लिखने के लिए कह दीजिए लंबा चौड़ा आप लिख सकते हैं, लेकिन उसी को अगर कंप्रेस करने के लिए बोला जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है? कंप्रेस, कंप्रेस ही करके आपको उस कॉम्प्रिहेंशन को लिखना होता है। तो वैसे ही नोट्स भी है यहाँ पे, इस नोट्स को जितना कंप्रेस करेंगे वो चीज़ें निखर के आएंगे, आपको लगेगा कि क्या एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट है, क्या इरिलेवेंट है, और इरिलेवेंट चीज़ों से आपको हमेशा बचने का प्रयास करना चाहिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि सारे ही सवालों का जवाब आप लोगों को ठीक है मिल गया होगा। सारा का सारा मैंने मेंशन कर दिया है। मेंस के लिए जो सिलेबस एनालिसिस की बात है, नीचे आप लोग कमेंट करेंगे तो उसमें भी मैं लंबा डिस्कशन कर लूँगा, ताकि आप लोगों को और शानदार तरीके से समझ में आ सके। तो चलिए फिर आज की क्लासेज यहीं कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कराते रहें, दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है, अभी इस चैनल में आने वाले दिनों में बहुत कुछ आप लोगों को मिलने वाला है, लेकिन हमें भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, और एक लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो इसमें आप लोग किसी तरह का कोताही नहीं बरतिए, सपोर्ट करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।